The London Top Show is sponsored by Khatabook in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। कोरोना का असर कम हुआ तो अखबारों के पहले पन्ने पर राजनीति वाली खबरें लौट आई। कई राज्यों में एक साथ कई बड़े सियासी घटनाक्रम आज दिन भर हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री के साथ बैठक वाली तस्वीरें आई। इससे पहले तक आला कमान और योगी आदित्यनाथ के बीच अनबन की खबरें सूत्रों के हवाले से चल रही थी। तो क्या मतलब निकाला जाए इन बैठकों का? क्या वाकई मोदी शाह को योगी का विकल्प देखना पड़ रहा है या ये कुछ राजनीतिक विद्वानों की खामा ख्याली है और यूपी में सब ठीक है, पार्टी चुनाव से पहले अपनी कील कांटे दुरुस्त कर रही है? क्या है वहाँ पर प्लान? इस पर बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि क्या राजस्थान में नए सिरे से अशोक गहलोत सरकार के लिए संकट खड़ा हो रहा है या कांग्रेस का आला कमान यहाँ पर दखल देकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सलह सुलह करवाने वाला है। इसके अलावा इस पर भी विस्तार से बात करेंगे कि हत्या के आरोप में जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार को लेकर अब क्या नए और बड़े खुलासे हुए। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। वीडियो मुंबई का है, वही मुंबई जिसका जिक्र होता है तो साथ में कई उपमाएं खुद ब खुद जुड़ जाती हैं। लेकिन जब बात बारिश की होती है तो हमारे सामने एक चिर परिचित तस्वीर सामने आती है जिसमें रेनकोट पहने छाता लिए लोग घुटने भर पानी में चलते दिखाई देते हैं। साल बीतते गए लेकिन तेज रफ्तार वाली मुंबई मानो बारिश में वहीं ठहरी रह गई। हर साल की यही कहानी। इन तस्वीरों में आप कोई भी बरस लिख सकते हैं। बारिश के बाद हर साल मुंबई की सड़कें तालाब बनी दिखती हैं। हर मानसून में मुंबई वाले इस मुसीबत से लड़ते दिखते हैं और हर बारिश के बीच जैसे तैसे काम पर पहुंचते दिखते हैं। मानसून के मौसम में लोगों के लिए काम पर जाना और घर लौटना जंग लड़ने से कम नहीं होता। जो वीडियो हमने आपको दिखाया ये एक सीसीटीवी फुटेज का हिस्सा है। पानी लगा होने की वजह से सड़क के किनारे जा रही महिला को पता नहीं चला और वो एक मेन होल में गिर गई। किस्मत अच्छी थी कि बच गई, नहीं तो पहले ऐसी घटनाएं हुई जिसमें गिरने वाले की लाश या तो समंदर में मिली या फिर मिली ही नहीं। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीएमसी ने मेन होल का निरीक्षण और नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि ये सब इंतजाम मानसून आने के पहले क्यों नहीं किए जाते? राज्य में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार है और बीएमसी पर लंबे समय से शिवसेना का कब्जा है, तो उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। अब बढ़ते हैं इस दिन के वीडियो से सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोविड के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 91,702 नए मामले सामने आए। 1,34,580 मरीज ठीक हुए। मौत का आंकड़ा 3,403। ये लगातार चौथा दिन है जब कोरोना के नए मामलों की संख्या 1 लाख के नीचे रही है। दूसरी सुर्खी बंगाल से है। बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। कृष्णानगर उत्तर सीट से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु ने वापस टीएमसी ज्वाइन कर ली। 4 साल पहले मुकुल रॉय ने बीजेपी ज्वाइन की थी। इससे पहले उन्हें टीएमसी में ममता के बाद नंबर 2 माना जाता था। मुकुल बीजेपी में गए तो अपने साथ कई सारे टीएमसी के नेताओं को भी तोड़कर ले गए। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार और पार्टी में शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते प्रभाव की वजह से इन दिनों बेचैन बताए जा रहे थे। पिछले दिनों कोलकाता में हुई बीजेपी की कई मीटिंगों में वो शामिल नहीं हुए। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मुकुल रॉय की
पत्नी को, जो अस्पताल में भर्ती थी बीमारी की वजह से, उनको देखने पहुंचे, जिसके बाद से कयास लग रहे थे कि वो वापस अपनी पुरानी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मुकुल रॉय को दोबारा पार्टी में शामिल करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा, मुकुल घर का लड़का है, उसकी वापसी हुई है, कोई मतभेद नहीं है, लेकिन जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की उन्हें पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। इस दौरान मुकुल रॉय ने कहा कि अभी बंगाल में जो स्थिति है उसमें कोई भी बीजेपी में नहीं रहेगा। এই ঘরে আজকে এই সভায় আমার আজকে নিজের খুব ভালো লাগছে যে অত্যাধিক সব পুরনো ছেলেগুলোর সাথে আমার দেখা হচ্ছে। আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে এই নতুন আঙিনায় আমি যাদের সাথে দেখা হচ্ছে, কথা বলতে পারছি, আমার খুব ভালো লাগছে এবং এটা ভাবছি যে বাংলা আবার তার নিজের জায়গায় ফিরবে এবং এই ফেরার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে যিনি সামনে থেকে বাংলাকে লিড করবেন তিনি আমাদের সকলের নেত্রী, ভারতবর্ষের নেত্রী, তিনি আর কেউ নয়, আমাদের সকলের নেত্রী ममता बंदोपाध्याय। मुकुल रॉय के बाद और भी कई नेताओं के वापस टीएमसी में जाने की अटकलें चल रही हैं। इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव में हुई हार विचार का मसला है, बंगाल बीजेपी को हार से सबक लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नए और पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत करेगी। तीसरी सुर्खी उन सब लोगों से जुड़ी है जो एटीएम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बैंक एटीएम से तय लिमिट से ज़्यादा बार रुपए निकालेंगे या बैलेंस चेक करने जैसा कोई काम करेंगे तो बैंक इसके लिए थोड़ी ज़्यादा फीस वसूलेगा। खाता किसी भी बैंक में हो और एटीएम किसी दूसरे बैंक का इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके नियमों में भी बदलाव हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने बैंकों को एटीएम के इस्तेमाल पर ग्राहकों से ज़्यादा फीस वसूलने की अनुमति दे दी है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। इसके तहत तय सीमा से ज़्यादा बार डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर प्रति ट्रांजैक्शन 20 रुपये के बजाय 21 रुपये देने पड़ेंगे। आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर कहा कि इस बदलाव से बैंकों को इंटरचेंज फीस और लागत में बढ़ोतरी की भरपाई होगी। कार्ड धारकों के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन की मंथली लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया। आप अपने बैंक का डेबिट कार्ड उसी बैंक के एटीएम में चलाते हैं और महीने में 5 बार इस्तेमाल करते हैं तो कोई चार्ज नहीं। अगर किसी दूसरे बैंक के एटीएम में इस्तेमाल करते हैं तो महीने की ये लिमिट 3 बार की है। मेट्रो शहरों में और अन्य शहरों के लिए भी लिमिट अलग अलग है। मेट्रो शहरों में 3 ट्रांजैक्शन फ्री हैं, बाकी शहरों में एटीएम से 5 बार मुफ्त में लेन देन किया जा सकता है। ध्यान रखिए ये ट्रांजैक्शन एटीएम से हर तरह के इस्तेमाल में काउंट होंगे। फर्ज करिए कि आपने कैश नहीं निकाला, सिर्फ बैलेंस चेक किया या मिनी स्टेटमेंट निकाला या कुछ और किया तो ये सब ट्रांजैक्शन में गिने जाएंगे। आरबीआई ने बैंकों के लिए इंटरचेंज फीस भी बढ़ाई है। ये 1 अगस्त 2021 से लागू होगी। इंटरचेंज फीस वो चार्ज है जो आपके बैंक से कोई दूसरा बैंक तब लेता है जब आप अपने कार्ड का इस्तेमाल उस दूसरे बैंक के एटीएम में करते हैं। ये इंटरचेंज फीस एटीएम से रुपए निकालने के मामले में अभी प्रति ट्रांजैक्शन 15 रुपये है, जो अगस्त से 17 रुपये हो जाएगी। यानी अगर बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट निकालने जैसे कोई काम करने पर आपको खर्चा जो होता है वो 5 रुपये से बढ़कर 6 रुपये हो जाएगा। फीस बढ़ाने के पीछे आरबीआई का तर्क एटीएम लगाने की लागत बढ़ गई है, रख रखाव का खर्च बढ़ा है। आरबीआई ने एटीएम से जुड़ी फीस की समीक्षा के लिए जून 2019 में कमेटी बनाई थी, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में। उस कमेटी के सुझावों की व्यापक जांच के बाद नए आदेश जारी किए गए। अब ये तो आरबीआई के आदेश हो गए, पर एक बात सोचिए भाई साहब और बहन जी कि एटीएम का ज़्यादा इस्तेमाल कौन करता है? गरीब लोग करते हैं। जो लोग सक्षम हैं वो तो नेट बैंकिंग में शिफ्ट हो गए हैं। तो बैंक अपनी आमदनी के लिए कोई दूसरा जरिया निकाले। जो लोग 100, 500, 1000 रुपये निकालते हैं, कई दफ़ा देखते हैं, उनके ऊपर इस तरह का बोझ लगाना कहाँ तक उचित है? मैं व्यक्तिगत रूप से इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। जो सक्षम है वो इंटरनेट बैंकिंग पर है। मैं आपको बताऊँ अपनी व्यक्तिगत बात, मैं शायद ही महीने में 1 आध बार एटीएम इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि सारे खर्चे डिजिटल के ज़रिए करता हूँ। आप कह सकते हैं कि यही तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो। तो हम आपसे पूछेंगे कि जो गांव देहात में लोग रहते हैं, क्या सब लोग डिजिटली इतने एक्टिव हैं, इतने जागरूक हैं? आई एम श्योर आपका भी जवाब होगा नहीं है। इसलिए मुझे इस नियम से व्यक्तिगत तौर पर, संपादक के तौर पर ऐतराज़ है। बाकी बैंक में लगातार रिफॉर्म्स होते रहें, वो तो ज़रूरी चीज़ है। ये सुर्खियाँ थी। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबरों की तरफ। लखनऊ और दिल्ली के बीच माहौल में तनाव वाली चर्चाएं कई दिनों से सियासी गलियारों में हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अनबन चल रही है। इनके बीच
गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। दोनों के बीच 1 घंटे तक बैठक चली। इसके बाद योगी आदित्यनाथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने पहुंचे। तो इन मुलाकातों के मायने क्या हैं? सूत्रों से छनकर मीडिया तक आ रही खबरों के मुताबिक अगले चुनाव में यूपी जीतने की रणनीति बन रही है। पिछले दिनों आरएसएस और बीजेपी नेतृत्व ने यूपी से फीडबैक लिया था और उसमें यह सामने आया कि कोरोना की दूसरी लहर में कुप्रबंधन से यूपी सरकार की छवि खराब हुई है। लोगों में नाराजगी है और नुकसान 100 सीटों तक का हो सकता है। इसके अलावा पंचायत चुनाव के नतीजे भी बीजेपी के अनुमानों के उलट रहे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपना घर दुरुस्त करने में लगी है, जिसका एक हिस्सा हो सकता है मंत्रिमंडल में फेरबदल। कुछ नए सहयोगियों को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। बीजेपी में यह महसूस किया जा रहा है कि पिछले 4 साल में सहयोगी दलों को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया। ओम प्रकाश राजभर इसीलिए छोड़कर चले गए। अब अपना दल और निषाद पार्टी को मनाने का प्रयास हो रहा है। कल अमित शाह से अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की मुलाकात हुई। उन्हें मंत्रिमंडल और कुछ और सरकारी पदों से नवाजा जा सकता है। यही विषय वस्तु योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बैठक में रही होगी, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। और रही बात अनबन की, तो पार्टी के जानकार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अनबन के आधार पर कोई भी किसी भी राज्य में कायम नहीं रह सकता, भले ही कितना रसूख हो। तो सबको एका दिखानी ही पड़ेगी और इसीलिए वो तस्वीरें भी खूब सर्कुलेट हुई। खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ब्राह्मण चेहरे की तलाश है और इस जगह के कई दावेदार हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के जरिए उसकी भरपाई करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा लगता है पार्टी के फीडबैक से कि ये प्रयास बहुत सफल नहीं रहा। इसके अलावा ब्रजेश पाठक जैसे कई चेहरे हैं, लेकिन वो हाल के बरसों में ही भारतीय जनता पार्टी में आए, यानी पुराने चेहरे नहीं हैं। और यही बात जितिन प्रसाद के बारे में भी कही जा सकती है कि अभी अभी तो आए हैं, अभी अभी पार्टी का बड़ा चेहरा कैसे बन सकते हैं। और एक बात और भी है, जितिन प्रसाद शाहजहांपुर और आसपास के कुछ इलाकों में भले ही असर रखें, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के नेता के तौर पर उनका वैसा रसूख नहीं है, पहचान भी नहीं है। कभी होता था ज़माना जब कलराज मिश्र को संगठन में पद की वजह से और बाद में मंत्री के पद की वजह से ऐसा नेता माना जाता था, या फिर एनडी तिवारी के ज़माने थे, लेकिन वो बीते दौर की बात है। अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में जुलाई में 5 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव हैं और खबरें हैं कि जितिन प्रसाद को एमएलसी भी बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल में फेरबदल वाली खबरों के साथ अरविंद शर्मा का नाम भी आ रहा है। गुजरात कैडर के पूर्व आईएएस अफसर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद अरविंद शर्मा। एमएलसी बनाए जाने के बाद से उन्हें योगी कैबिनेट में शामिल करने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और खबरें ये भी आ रही थी कि मुख्यमंत्री और अरविंद शर्मा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन नए घटनाक्रम के बाद फिर से उनका नाम चर्चा में है। उनकी सक्रियता इन दिनों यूपी में बीजेपी का गठबंधन मैनेज करने में भी दिख रही है। कभी उनके निषाद पार्टी के नेताओं से मिलने की खबर आती है और कभी वो अनुप्रिया पटेल से मिलते हैं। यानी यूपी में बीजेपी की सियासत में उनका दायरा और कद दोनों बढ़ रहे हैं और अब मंत्री पद की चर्चे भी। इसी तरह की अटकलों के बीच एक खबर और आई कि मोदी सरकार उत्तर प्रदेश राज्य को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी में। खबर कहिए, अटकल कहिए, कयास कहिए। दैनिक भास्कर अखबार ने अपने सूत्रों के हवाले से खबर छापी कि पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की कवायद हो सकती है। गोरखपुर समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों को मिलाकर पूर्वांचल बनाया जा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इसके विरोध में है। अखबार के मुताबिक इसी बात पर योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह में अनबन है। हालांकि यूपी के विभाजन वाली बात में फिलहाल कोई दम नहीं दिखता। हम जानते हैं कि राज्य का विभाजन एक लंबी प्रक्रिया है। पहले विधानसभा विभाजन का प्रस्ताव पारित करती है, फिर ये केंद्र के पास जाता है, केंद्र बंटवारे को लेकर कमीशन बनाता है, कमीशन की रिपोर्ट आती है, फिर राष्ट्रपति संसद को राज्य पुनर्गठन बिल लाने के लिए कहता है और संसद बिल पास करती है, तब जाकर कहीं नया राज्य बनता है। कोई वजह नहीं दिखती कि बीजेपी यूपी चुनाव से राज्य के विभाजन जैसा कुछ करेगी चुनाव के पहले। ना तो अलग पूर्वांचल की मांग इतनी मजबूत है और ना ही बीजेपी का इसमें कोई सियासी फायदा अभी दिख रहा है, तो हम इसे विशुद्ध कयास ही मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश से अब चलते हैं राजस्थान की तरफ, जहां पर जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़कर जाने के बाद से सबसे ज़्यादा सरगर्मियां देखी जा रही हैं। जितिन प्रसाद की तरह ही यंग टर्क और राहुल गांधी के इनर कोटरी का हिस्सा माने जाते थे सचिन पायलट, जो पिछले बरस की बगावत से पहले डिप्टी सीएम हुआ करते थे और
कांग्रेस के अध्यक्ष का पद भी उनके पास था, लेकिन बागी तेवरों के बाद ये दोनों चले गए। उनके साथी जो मंत्री थे उनके खेमे से वो भी चले गए। तब से अब तक पार्टी अजय माकन को वहाँ पर प्रभारी बनाकर मांडवाली की या कहें कि बीच बिचौलेपन की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। नई नई डेडलाइंस दी जा रही हैं, लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री उनका खेमा बिल्कुल भी नहीं पसीज रहा और इसीलिए सचिन पायलट के खेमे के लोग बयानबाजी दे रहे हैं, पर उनको कोई फिक्स परमानेंट पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं मिल रहा है। सचिन पायलट खेमे के विधायक रहे हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद कुछ और विधायकों के भी बयान आए। इन सब के बीच यूपी का राजस्थान से एक और कनेक्शन जुड़ा, जब उत्तर प्रदेश में मंत्री रीता बहुगुणा जोशी रही हैं, जो मंत्री और अभी सांसद हैं। पहले कांग्रेस में थी, अभी भाजपा में है। रीता बहुगुणा जोशी बोली कि हम सचिन पायलट के संपर्क में हैं। सचिन पायलट से इस पर प्रतिक्रिया पूछी गई जब वो तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो सचिन पायलट ने अपने लहजे में कहा शायद उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात की होगी। रीता बहुगुणा जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सचिन पायलट नाराज जरूर हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहते। सूत्रों के मुताबिक वो मंत्रिमंडल में फेरबदल चाहते हैं, जिसका वादा उनसे पहले भी किया गया। उनके खेमे के 5-6 मंत्री गहलोत की कैबिनेट का हिस्सा बनना चाहते हैं, मंत्री बनकर। खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस के हाईकमान ने उनकी नाराजगी का संज्ञान लेकर समझाइश की कोशिश शुरू कर दी है, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। इस बीच खबर यह भी है कि जल्द ही अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इस संकट को मैनेज करने की कोशिश करती नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बात हत्या के आरोपी पहलवान सुशील कुमार की करते हैं। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के केस में सुशील कुमार दिल्ली की मंडोली जेल में है। पुलिस केस की जांच कर रही है। इस मामले में आज 10वीं गिरफ्तारी हुई। सुशील कुमार के एक और साथी अनिरुद्ध को गिरफ्तार किया गया। इस बीच कुछ नए खुलासे भी हुए। हत्या वाली रात पहलवान सागर धनखड़ के साथ मौजूद सोनू महाल सामने आए। सोनू महाल को गैंगस्टर काला जठेड़ी का दाहिना हाथ माना जाता है। सागर धनखड़ के साथ ही सोनू महाल को भी अगवा करके छत्रसाल स्टेडियम में लाया गया था। यहाँ दोनों को पीटा गया और इस पिटाई से ही कहा जा रहा है कि पहलवान सागर की मौत हुई। अब सोनू महाल ने इस झगड़े को एक नया एंगल दिया। सोनू के मुताबिक छत्रसाल स्टेडियम में वीरेंद्र नाम के कोच थे, उनको मारपीट कर सुशील कुमार ने पहले ही भगा दिया। इसके बाद कोच वीरेंद्र ने नांगलोई में अपना अखाड़ा शुरू किया। इस अखाड़े में सागर धनखड़ जाने लगा और अपने साथ छत्रसाल स्टेडियम के 50-60 और भी पहलवानों को नांगलोई ले जाने लगा। पहलवान सुशील कुमार इस बात से बौखलाया था। सागर धनखड़ को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए पीटने का प्लान बनाया गया। सुशील कुमार को ये नहीं पता था कि सागर और सोनू किस फ्लैट में रहते हैं। 4 और 5 मई की रात सुशील कुमार ने बवानिया गैंग के बदमाशों को लेकर पहले आउटर दिल्ली से 2 लड़कों को उठाया, फिर उनको लेकर सागर के फ्लैट तक पहुंच गए और वहां से सागर और सोनू महाल को उठाकर छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। पूरा घटनाक्रम चश्मदीद सोनू महाल से सुनिए। वीरेंद्र के अखाड़े में चले गए थे सागर के कहने से। तो एक वीरेंद्र कोच था, उनके साथ इन्होंने मारपीट कर दी थी सुशील ने। अच्छा। एक फिर यहाँ से उसने अखाड़ा करवा दिया था। सागर ने बोल के तू अपना अलग खड़ा कर लो कोच साहब, अब इतने पुराने हो, इतने साल हो गया, अपना आपकी बहुत बड़ी अच्छी है। तो सागर के कहने से 30-40 बंदे वहाँ चले गए। तो इस वजह से सुशील को तो आपको सागर को एक साथ उठाया था? हाँ, एक साथ उस रात। सोनू ने एक और नई जानकारी दी। हत्या वाली रात सुशील कुमार ने सागर के साथ पहलवान भगत सिंह को भी बंधक बना रखा था। भगत सिंह की पत्नी ने 100 नंबर पर फोन कर बताया कि उनके पति किडनैप हो गए। ये जानकारी सुशील तक पहुंची। फिर सुशील ने भगत पर दबाव बनाया कि वीडियो कॉल कर पत्नी को बताया कि वो ठीक है, लेकिन पत्नी ने फिर पुलिस को फोन कर दिया और इस तरह से 2 बार बात पुलिस तक पहुंची। तो इस तरह से हर नया खुलासा पहलवान सुशील कुमार के अपराध में शामिल होने की थ्योरी को और मजबूत करता है। आप सोचिए जरा, 2 बार का ओलंपिक मेडल विजेता जो कंधे पर तिरंगा लेकर घूम रहा था, तो हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो रहा था। 3 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड और ऐसे न जाने कितने मौक़ों पर तमगे जीत कर देश का मान बढ़ाने वाला पहलवान। लेकिन आज उनकी पहचान एक हत्या के आरोपी की रह गई है। एक अपराध ने सुशील कुमार का सारा सम्मान छीन लिया और तमाम पुराने मामले भी सामने ला दिए। इसीलिए कहते हैं कि जब देश का सम्मान आपके कंधों पर हो और जब देश ने आपको इतना प्यार दिया हो, तब सार्वजनिक जीवन में आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।